हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स हब। तो अब गाइस आज जो हम लोग नॉवल डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है बिलवेड, जिससे कि एक अमेरिकन नॉवलिस्ट टोनी मॉरिसन के द्वारा लिखा गया है। सो एज यूजुअल इस वीडियो को भी डायरेक्टली शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या बातें बता देना चाहता हूँ, ताकि आगे चलकर आप लोगों को बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो और ये नॉवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सुनाओ, इस टॉपिक का सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है कि इस वर्क को इसे ईयर 1980s के दशक में न्यूयॉर्क स्टेट के ऑल्बेनी शहर में लिखा गया और फिर ईयर 1987 में जाकर इसे पहली बार पब्लिश किया गया। फिर इस टॉपिक का दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये कंप्लीट नावल ये एक ऐसे फैमिली के स्टोरी से डील करता है जो कि पहले स्लेव्स यानी गुलाम रह चुके थे, बट फिर बाद में जब उन्हें किसी तरह से आज़ादी मिली, यानी उनके गुलामी से किसी तरह से जब उन्हें आज़ादी मिली, तो उनके घर में फिर एक प्रेत आत्मा का साया छा गया। और वो प्रेत आत्मा असल में उनकी अपनी ही बच्ची की एक आत्मा होती है, जिससे कि उसकी माँ ने, जिनका नाम सेथी होता है, तो उन्होंने उसे मार दिया होता है ताकि उनकी बच्ची को आगे चलकर उसे वो सब ना झेलना पड़े या उसे वो गुलामी भरी जीवन ना जीनी पड़े जो कि उन्होंने जिया था। तो ये नावल स्लेवरी, ग्रीफ, पास्ट मेमोरीज, मदरहुड और फैमिली एंड कम्युनिटी के थीम से डील करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, इस नावल के कंप्लीट स्टोरी को इसे दो जगहों पर या दो लोकेशंस पे सेट किया गया है। पहला तो अमेरिका के एक साउथ ईस्टर्न स्टेट केंटकी में, जहाँ पर स्वीट होम नाम का एक प्लांटेशन एरिया होता है, और दूसरा इसे अमेरिका के ही एक और शहर सिंसिनाटी में, जो कि अमेरिका के ही ओहायो स्टेट के अंदर पड़ता है, तो उस सिंसिनाटी शहर के आउटस्कर्ट्स में 124 ब्लूस्टोन रोड के पास इसे सेट किया गया है। और अब फाइनली रही बात इस टॉपिक के थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट की या इसके जॉनर की, तो देखिए वर्क एक्चुअली कई सारे डिफरेंट जॉनर्स के अंडर में या कैटेगरीज में फॉल करता है। जैसे कि एक तो ये हिस्टोरिकल फिक्शन है। हिस्टोरिकल फिक्शन इसलिए क्योंकि ये नॉवल मार्गरेट गार्नर नाम की एक रियल लेडी के ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, और ये सभी इवेंट्स असल में पास्ट में हो चुके थे और वो लोकेशंस भी रियल हैं, बट इसमें कुछ चीज़ें इमेजिनेटिव या काल्पनिक भी ऐड किए गए हैं, इसीलिए एक हिस्टोरिकल फिक्शन है। फिर ये वर्क एक गॉथिक हॉरर स्टोरी भी है, क्योंकि इस नॉवल में हमें वायलेंस, ब्लडशेड और भूत प्रेत वाली चीज़ें देखने को मिलती है। और लास्टली ये वर्क एक बिल्डंग्स रोमन नॉवल भी है, क्योंकि ये पूरी स्टोरी हमारे प्रोटैगनिस्ट सेथी के बचपन के टाइम से लेकर उनके एडल्टहुड तक के टाइम तक उनके अंदर जो भी जो मॉरल और साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, तो ये उन पर फोकस करता है और उन्हें पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है। और एक और ज़रूरी बात यहाँ पर यह भी है कि इस नावल का जो स्ट्रक्चर है या फिर जो स्टोरी लाइन है, तो वो सीधे सीधे एक स्ट्रेट लाइन में आगे नहीं बढ़ता है या क्रोनोलॉजिकल मैनर में आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि इसे बहुत ज़्यादा गोल गोल घुमा करके बताया गया है, जैसे कि अक्सर हमें किसी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाले नोवेल में देखने को मिल जाता है। और वैसे तो इस स्टोरी की शुरुआत ईयर 1873 में होती है, एकदम अचानक से बीच में ही ये नावल शुरू हो जाती है, बट हम इसे एकदम शुरुआत से शुरू करेंगे, बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल मैनर में हम इसे डिस्कस करेंगे, ताकि इस नावल का एक भी इम्पॉर्टेंट इवेंट आप लोग मिस ना करें। तो चलिए, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा नावल है बिलवेड, इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि सथी नाम की एक बच्ची या लड़की, जो कि हमारी स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट या मेन कैरेक्टर होती हैं, तो उनका जन्म अमेरिका के एक साउथ ईस्टर्न स्टेट, नॉट स्पेसिफिकली बट आइदर कैरोलिना और लुजियाना, इन दोनों में से किसी एक स्टेट में उनका जन्म हुआ होता है। एंड अलॉन्ग विद दैट उसके पेरेंट्स या उसकी माँ एक अफ्रीकन स्लेव या गुलाम होती हैं, तो इसीलिए सिर्फ 13 साल की उम्र में ही उन्हें बेच दिया जाता है, और बिकने के बाद वो साउथ कैरोलिना से सोल्ड होकर वो केंटकी स्टेट के पलास्की रीजन में, जहाँ पर स्वीट होम नाम का एक प्लांटेशन एरिया होता है, तो वो वहाँ पर पहुँच जाती हैं, जिसके कि ओनर्स या मालिक मिस्टर और मिसेस गार्नर नाम के लोग होते हैं, जो कि थोड़े काइंड और कंपैशनेट टाइप के होते हैं। तो अब स्वीट होम प्लांटेशन में पहुंचने के लगभग 1 साल के अंदर ही सथी हाली सक्स नाम के एक बंदे को पसंद करके वो उससे शादी कर लेती हैं। ऑल्दो वहाँ पर और भी बहुत सारे स्लेव्स मौजूद होते हैं, जैसे कि सिक्सो, पॉल ए, पॉल डी,
पॉल एफ। बट फिर भी सेथी उनमें से सिर्फ हाली को ही इसलिए पसंद करती हैं क्योंकि एक तो हाली सक्स काफ़ी जेंटल और काइंड होते हैं, और प्लस उन्होंने अपनी माँ को, जिनका नाम बेबी सक्स होता है, तो उन्होंने अपनी माँ को फ्री करवा लिया होता है, यानी उन्होंने उनकी आज़ादी को खरीद लिया होता है, उन्हें आज़ाद करवा लिया होता है वीकेंड्स पर एक्स्ट्रा काम करके और पैसे कमा कर। तो अब शादी के फिर कुछ सालों के बाद सेथी और हालिस सक्स का एक बेटा होता है जिसका नाम वो लोग हावर्ड रखते हैं। फिर कुछ और समय के बाद उनका एक दूसरा बेटा होता है जिसका नाम वो लोग बगलर रखते हैं। और लास्टली 18 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उनकी एक नन्ही सी बेटी भी हो जाती है जिसका कि इस नॉवल में हमें नाम तो नहीं बताया गया है, बट आगे चलकर इसी नन्ही सी बच्ची को हम बिलवेड के नाम से जानेंगे। और इतना ही नहीं, अपने 3 बच्चों को जन्म देने के बाद वो एक फोर्थ चाइल्ड से भी प्रेग्नेंट होती हैं जो कि उनकी दूसरी बेटी होती है। तो अब स्टोरी में फिर आगे क्या होता है कि मिस्टर गार्नर जो थे, यानी स्वीट होम प्लांटेशन के मालिक, तो उनकी फिर इवेंचुअली डेथ हो जाती है जिसकी वजह से उनकी वाइफ मिसेस गार्नर जो थी, तो वो पूरे प्लांटेशन एरिया को अकेले संभाल नहीं पाती हैं, उसे हैंडल नहीं कर पाती हैं। और वो फिर मदद के लिए वो अपने हस्बैंड के भाई यानी अपने ब्रदर इन लॉ को या अपने देवर को वहाँ पर बुला लेती हैं, जिससे कि वहाँ के सभी स्लेव्स या गुलाम लोग वो उन्हें स्कूल टीचर के नाम से जानते थे। तो अब देखिए, ये स्कूल टीचर जो थे तो ये बहुत ही क्रूअल, रेसिस्ट और बेरहम किस्म के इंसान होते हैं जो कि वहाँ के सभी प्लांटेशन वर्कर्स को या स्लेव्स को वो उन्हें जानवरों की तरह ट्रीट करते थे, जिसकी वजह से उन लोगों की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वहाँ के सभी स्लेव्स फिर वो आपस में मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि वो वहाँ से भाग जाएंगे। बट वहाँ से भागने से पहले ही वो स्कूल टीचर और उनके 2 नेफ्यूज़ यानी उनके 2 भतीजे मिलकर वो उन स्लेव्स को पहले ही पकड़ कर कैप्चर कर लेते हैं, जिसके बाद वो उनमें से सिक्सो नाम के एक स्लेव को वो ज़िंदा जला देते हैं। फिर वो पॉल ए को फांसी पर चढ़ा देते हैं और पॉल डी को वो लोग लोहे की बेड़ियों से बांध देते हैं, जैसा कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं। तो अब ये सब देखने के बाद सेथी अंदर से काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं कि कहीं वो लोग उसके बच्चों को भी किसी के हाथों बेच ना दे। इसीलिए वो अपने तीनों बच्चों को फिर किसी तरह से एक बग्गी में बिठाकर वो उन्हें उनके दादी के पास भिजवा देती हैं, जो कि ओहायो स्टेट के सिंसिनाटी नामक शहर में रह रही होती हैं। तो अब जब सेथी के इस बोल्ड एक्शन के बारे में उस घिनौने स्कूल टीचर को पता चलता है, तो वो स्कूल टीचर फिर क्या करते हैं कि वो अपने 2 नेफ्यूज़ को वो ये परमिशन दे देते हैं कि वो सेथी के साथ कुछ भी गलत काम कर सकते हैं। यानी वो दोनों नेफ्यूज़ मिलकर वो सेथी को सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं और उसे ऑलमोस्ट रेप कर देते हैं। और जब ये दृश्य सेथी के हस्बैंड यानी हाले देखते हैं तो वो एकदम से सदमे में चले जाते हैं, बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं और लास्ट में वो अपने मानसिक संतुलन को ही खो बैठते हैं। जिसके बाद फिर जब सेथी इस पूरे घटना के बारे में वो मिसेस गार्नर को इन्फॉर्म करती हैं, तो मिसेस गार्नर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने की वजह से, यानी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, तो इसीलिए उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से वो कुछ भी कर नहीं पाती हैं। और जब उस स्कूल टीचर को इस बारे में पता चलता है कि सेथी ने उसके और उनके नेफ्यूज़ के खिलाफ मिसेस गार्नर से कंप्लेन किया है, तो गुस्से में आकर वो गाय के चमड़ी से बने चाबुक से वो उसे इतना मारते हैं कि सेथी के पीठ से फिर खून बहने लगता है। एंड इवन दो सेथी उस समय प्रेग्नेंट होती हैं, बट फिर भी वो स्कूल टीचर और उनके नेफ्यूज़ को ज़रा सा भी दया नहीं आती है, इतने बेरहम और जानवर किस्म के इंसान होते हैं वो लोग। तो फाइनली फिर सेथी इन सभी चीज़ों से एकदम फ्रस्ट्रेट होकर वो किसी तरह से वैसे ही प्रेग्नेंट और ज़ख्मी हालत में वो जंगलों के रास्तों से वो वहाँ से भाग निकलती हैं। बट जंगल में भागते भागते भूख से उनकी शक्ति इतनी ज़्यादा गिर जाती है और उनके पैरों से इतना खून बह रहा होता है कि लास्ट में वो वहीं जंगल में एग्जॉस्ट होकर वो गिर जाती हैं। जिसके बाद फिर एमी डेनवर नाम की एक वाइट लेडी की मदद से, जो कि एक भागी हुई सर्वेंट होती हैं, तो उनकी मदद से सेठी के हालत में थोड़ा सा सुधार आता है। जिसके बाद फिर सेठी एक बोट में वो अपने 4th चाइल्ड को यानी अपनी दूसरी बेटी को जन्म देती हैं।
और क्योंकि एमी डेनवर ने उनकी ऐसे क्रिटिकल समय में मदद की होती है, तो वो उसके इतने नोबल एक्शन से इंस्पायर होकर वो भी अपनी बेटी का नाम डेनवर रख देती हैं। जिसके बाद फिर स्टैम्पेड नाम के एक और व्यक्ति की मदद से सेठी ओहायो रिवर को क्रॉस करके फाइनली लास्ट में वो अपने मदर इन लॉ यानी अपने सासू माँ बेबी सक्स के पास सिंसिनाटी शहर में पहुंच जाती हैं, जहां पर वो अपने बचे हुए परिवार से, अपने बच्चों से वो दोबारा से मिल जाती हैं और एक हो जाती हैं। तो अब देखिए, अपने परिवार के साथ या अपने बच्चों के साथ वापस से एक होने के बाद 28 दिनों तक यानी 28 डेज तक सेथी और उनके परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। वो अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं। बट फिर 28वें दिन पर जब सेथी, बेबी सक्स और बाकी सभी लोग, जब वो लोग घर के पीछे यार्ड में काम कर रहे होते हैं, तो तभी वो स्कूल टीचर अपने एक नेफ्यू के साथ और एक स्लेव कैचर जिसका नाम शेरिफ होता है और जो कि गुलामों को पकड़ने का और उन्हें बंदी बनाने का काम करता है, तो वो स्कूल टीचर अपने उन दो बंदों के साथ वो वहाँ पर कहीं से पहुँच जाता है और वहाँ पर पहुँचकर वो सेथी और उसके बच्चों को वापस से स्वीट होम प्लांटेशन ले जाने के लिए डिमांड करता है। सुनाओ, अब जैसे ही फिर सेथी को उस स्कूल टीचर के आने की खबर मिलती है और उसके इरादों का पता चलता है, तो फिर डर के मारे कि कहीं वो स्कूल टीचर उनके बच्चों को भी किसी को बेच ना दे या फिर उनके बच्चों को भी उन सब चीज़ों से या दौर से ना गुजरना पड़े जिससे कि उन्हें गुजरना पड़ा था, तो इसीलिए फिर सेथी फिर ये डिसाइड करती हैं कि पहले तो वो अपने सभी बच्चों को मार देंगी और उसके बाद वो खुद भी सूली पर चढ़ जाएंगी। तो अब सेथी फिर आगे क्या करती हैं कि जल्दी जल्दी करके वो अपने सभी बच्चों को एक लकड़ी से बने वुडशेड में ले जाकर वो उन सभी को वहाँ पर इकट्ठा कर लेती हैं या एक्यूमुलेट कर लेती हैं, और उसके बाद वो अपने सबसे पहली बेटी, जिसका कि स्टोरी में हमें नाम नहीं बताया गया है, तो उसका वो कत्ल कर देती हैं लकड़ी काटने वाले आरी से या हैंड सॉ से उसके गले पर प्रहार करके। और जैसे ही फिर वो अपने दूसरे बच्चों को भी मारने के लिए आगे बढ़ती हैं, तो तभी वो स्कूल टीचर और उसके वो दो बंदे भी वहाँ पर कहीं से पहुँच जाते हैं। और वो सेथी के ऐसे बोल्ड एक्शंस को देखकर उस स्कूल टीचर को ऐसा लगने लगता है और वो ये अज्यूम करते हैं कि शायद सेथी का दिमाग खराब हो गया है और वो अब उनके उस प्लांटेशन एरिया में काम करने के लिए फिट नहीं है। इसीलिए वो स्लेव कैचर शेरिफ फिर वो सेथी और उनके बेटी डेनवर को जेल ले जाकर वो उन्हें अंदर करवा देता है और सेथी को फिर उनके क्रिमिनल एक्ट्स के लिए उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। बट फिर मिस्टर एडवर्ड बॉडविन नाम के एक एबॉलिशनिस्ट की मदद से, जो कि स्लेवरी या गुलामी के सख्त खिलाफ होते हैं, तो उनकी मदद से सेथी को किसी तरह से रिहाई मिल जाती है। बट हालांकि उस समय सेथी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने बेटी के कब्र के लिए एक इंस्क्राइब किया हुआ ग्रेवस्टोन को परचेस कर सके, तो इसीलिए उन्हें फिर अपने जिस्म का सौदा करना पड़ता है ताकि वो अपने बेटी के कब्र पे या ब्यूरियल साइट पे वो एक इंस्क्राइब किया हुआ ग्रेवस्टोन को लगवा सके। बट जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि उनकी पहली बेटी का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं रखा था उन्होंने, तो इसीलिए वो टोम्बस्टोन मेकर या वो ग्रेवस्टोन मेकर वहाँ पर से बिलवेड लिखकर ही छोड़ देता है और वही फिर उसका नाम बन जाता है। जिसके फिर कुछ समय बाद ही बिलवेड की आत्मा बेबी सक्स या सेथी के घर में अपना डेरा जमा लेती है और उसके होने का या उसकी मौजूदगी का एहसास सभी लोगों को फिर धीरे धीरे करके घर में पता चल जाता है। और फिर कुछ समय बीतने के बाद सेथी के दोनों बेटे भी उस भूत की वजह से वो अपना घर छोड़कर चले जाते हैं। और फिर कुछ और समय बीतने के बाद उनकी दादी यानी बेबी सक्स की भी मृत्यु हो जाती है और लास्ट में सिर्फ सेथी और उनकी बेटी डेनवर ही उस घर में अकेली रह जाती हैं उस आत्मा के साथ। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि डेनवर का एक काफ़ी अच्छा कनेक्शन बन जाता है अपनी बड़ी बहन के आत्मा से या भूत से। एंड नाउ अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, रही बात पॉल डी की, जिससे कि उस स्कूल टीचर ने एक लोहे की बेड़ियों से बांध कर रखा होता है, तो उनके साथ क्या होता है कि वो स्कूल टीचर पहले तो पॉल डी को वो उन्हें ब्रैंडी वाइन नाम के एक दूसरे व्यक्ति को बेच देते हैं, जहाँ पर पॉल डी अपने मालिक ब्रैंडी वाइन को मारने की कोशिश करते हैं। और पॉल डी के ऐसे वायलेंट एक्शंस की वजह से उन्हें जॉर्जिया के एक जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पर उन्हें ज़मीन के नीचे एक बॉक्स में कैद करके रखा जाता था।
था। बट फिर एक दिन बहुत तेज़ बारिश और तूफान होने की वजह से वहाँ की ज़मीन की मिट्टी थोड़ी खिसक जाती है, वहाँ पर लैंडस्लाइड टाइप का सिचुएशन हो जाता है, जिसकी वजह से जॉर्जिया प्रिजन के सभी जो चेन गैंग वाले जो कैदी होते हैं तो वो फिर वहाँ से भाग निकलते हैं, इंक्लूडिंग पॉल डी। जिसके बाद फिर पॉल डी भागते भागते वो नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं और फिर बहुत सालों के बाद जाकर वो एक दिन वो सेथी के घर आ पहुँचते हैं। तो फाइनली इस स्टोरी के लास्ट में क्या होता है कि स्टोरी के लास्ट में हमें तीन मेजर इवेंट्स या हैपनिंग्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से इसका सबसे पहला मेन इवेंट तो हमें तब देखने को मिलता है जब इतने सालों के बाद यानी ऑलमोस्ट 20 साल बीत चुके होते हैं। तो इतने सालों के बाद जब सेथी और पॉल जी की मुलाकात होती है तो उनकी जितने भी जो मेमोरीज होती है स्वीट होम प्लांटेशन के, तो वो सभी मेमोरीज रिफ्रेश हो जाते हैं और उन दोनों के बीच फिर एक रोमांटिक सा रिलेशनशिप शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सेथी की बेटी डेनवर को पहले थोड़ा अनकंफर्टेबल ज़रूर महसूस होता है, बट फिर धीरे धीरे करके वो अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेती है। और रही बात बिलवेड की आत्मा की, तो पॉल डी के आते ही वो बिलवेड की आत्मा भी कहीं गायब हो जाती है कुछ समय के लिए। बट फिर एक दिन जब वो लोग किसी कार्निवल से या किसी मेले से लौटकर वापस घर पहुंचते हैं तो वो लोग फिर ये देखते हैं कि एक अनजान सी यंग लेडी उनके घर के सीढ़ियों के पास यानी सेथी के घर के सीढ़ियों के पास वो वहाँ पर सोई हुई होती है। तो अब जब फिर वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर वो कौन है, तो वो यंग लेडी फिर उन लोगों से ये कहती है कि उसका नाम बिलवेड है। जिसे सुनकर फिर मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स को या लोगों को यही लगता है कि शायद वो यंग लेडी उनकी ही फैमिली मेम्बर बिलवेड की आत्मा का एक री इनकारनेशन है या एम्बॉडिड फॉर्म है, जिससे कि सेथी ने बचपन में मार दिया था। बट हालांकि उस समय वो लोग इस बात को लेकर कंफर्म नहीं थे, यानी 100% कंफर्म नहीं थे, इसीलिए वो लोग फिर उसे अपने घर के बस अंदर लेकर चले आते हैं और फिर धीरे धीरे करके बिलवेड उस घर के सभी लोगों को अपने हिसाब से कंट्रोल करने लगती है एंड इवन वो पॉल डी को उसके मर्जी के खिलाफ जाकर वो उसे सेड्यूस करती है और वो फिर प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर स्टोरी का दूसरा मेन इवेंट तो हमें तब देखने को मिलता है जब एक दिन स्टैम्पेड नामक उस व्यक्ति के थ्रू जिसने कि सेथी की ओहायो रिवर क्रॉस करने में उनकी मदद की थी, तो उनके थ्रू पॉल डी को ये पता चलता है कि कैसे लगभग 18 साल पहले सेथी ने अपने ही बच्चे को मार दिया था और कैसे उस समय उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड और रफ डिसीजन लिया था। इसके बाद फिर पॉल जी उनके घर को छोड़कर चले जाते हैं और वो फिर वहीं किसी लोकल चर्च के बेसमेंट में जाकर वो वहीं पर अपना गुजारा करने लगते हैं और वो वहीं पर सोने लगते हैं। और पॉल डी के उनके घर को छोड़कर चले जाने के बाद सेथी के पूरे घर पर बिलवेड का कब्जा सा हो जाता है एंड बिलवेड किसी पैरासाइट की तरह, किसी कीड़े की तरह वो उनकी ज़िंदगी से बिल्कुल चिपक से जाती है। और एक दिन फिर बिलवेड खुद वो सेथी के सामने रिवील करती है कि वो असल में उसी नन्ही सी बच्ची की आत्मा है जो कि अभी इस यंग लेडी के रूप में दोबारा से वापस आई है। तो अब ये 100% कन्फर्म हो जाने के बाद कि वो यंग लेडी उनकी ही बच्ची के आत्मा का री इनकारनेटेड फॉर्म है, तो उन्हें फिर अंदर से बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस होने लगता है, उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा महसूस होता है और वो फिर अपने एक्शंस को उसके सामने वेरीफाई करने के लिए वो ये कहने लगती हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा उस समय क्यों किया था। बट बिलवेड उनकी एक नहीं सुनती है और फिर धीरे धीरे करके वो उन्हें मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करने लगती है और वो उन्हें ऐसे ऐसे चीज़ें याद दिलाती है जो कि उनके अलावा यानी सेथी के अलावा और कोई नहीं जानता था। और इतना ही नहीं, सेथी अपने काम काज को भी छोड़ देती हैं, जहाँ पर वो काम करने के लिए जाया करती थी तो वो उसे भी छोड़ देती हैं और सारा दिन वो बस बिलवेड की गुलामी करने में और उसकी ख्वाहिशों को पूरा करने में ही बिजी रहती हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ फिर काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, जबकि बिलवेड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मोटी हो जाती हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकल साइज। और देखने में ऐसा लगता है कि जैसे सेथी ही उनकी बेटी है और बिलवेड उनकी माँ है। और अब फाइनली इस स्टोरी के लास्ट में जो इवेंट में हमें ये देखने को मिलता है कि उन लोगों के घर में अब खाने के लिए एक दाना नहीं बचता है और सेथी भी मेंटली और फिजिकली अब इतनी कमज़ोर हो चुकी होती है कि वो फ़ौरन कोई काम करके पैसे भी नहीं कमा सकती थी। इसीलिए अब इतने सालों के बाद
पहली बार जेनवर अब घर से बाहर निकलकर वो खुद काम की तलाश करती है और फाइनली वो फिर अपने एक फॉर्मर टीचर जिनका नाम लेडी जोन्स होता है, तो वो उनके पास जाकर मदद मांगती है और वो उन्हें अपने घर के बुरे हालात से भी वाकिफ़ करवाती है कि कैसे उनकी बड़ी बहन की आत्मा ने उनके पूरे घर पर कब्जा कर लिया है और कैसे वो लोग भूख से मर रहे हैं और उनके पास खाने के लिए एक दाना नहीं है। तो अब फिर जैसे ही कम्युनिटी के बाकी के लोगों को भी इस बारे में खबर मिलती है या उन्हें पता चलता है, तो सभी लोग फिर उनके लिए खाना लेकर और बाकी सभी चीज़ों को तैयार करके वो सभी एला नाम की एक लेडी के लीडरशिप में या उनके नेतृत्व में उनके घर पहुंचते हैं। और वहां पर पहुंचकर सभी लोग बिलवेड की आत्मा को भगाने के लिए वो कुछ पवित्र मंत्रों को या होली स्पेल को चैन करने लगते हैं या गाना गाने लगते हैं। बट तभी फिर वहाँ पर मिस्टर बॉडविन भी आ जाते हैं जो कि डेनवर को काम देने के लिए या उसे काम पर ले जाने के लिए आए होते हैं, क्योंकि थोड़े समय पहले ही डेनवर काम की तलाश कर रही थी। बट मिस्टेकनली सेथी मिस्टर बॉडविन जैसे अच्छे इंसान को वो उन्हें स्कूल टीचर समझ लेती है और वो उन पर एक आइस पिक से अटैक कर देती हैं। बट वहाँ पर मौजूद फिर बाकी सभी लोग वो उन्हें किसी तरह से रोक लेते हैं और वो फिर उन्हें होश में लेकर आते हैं, जिसके बाद फिर कन्फ्यूजन में आकर बिलवेड की जो आत्मा होती है जो कि उस यंग लेडी के रूप में वहाँ पर सभी लोगों के सामने बिल्कुल नेकेड और प्रेग्नेंट हालत में सबके सामने खड़ी होती है, तो वो फिर कन्फ्यूजन में आकर वो सभी लोगों के सामने से गायब हो जाती है या अदृश्य हो जाती है। जिसके बाद फिर पॉल डी भी वहाँ पर दोबारा से वापस आकर वो सेथी और डेनवर को ये प्रॉमिस करते हैं कि वो अब हमेशा उन लोगों के साथ ही रहेंगे, उन लोगों का ख्याल रखेंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट वो लोग आपस में ये भी प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग अपने पास्ट के सभी पेनफुल मेमोरीज को भुलाकर और अपने आप को हील करके वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। तो इस तरह से नॉवल ख़त्म होता है एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।